न्यूज। आज डे भी इंपॉर्टेंट है, आज वर्ल्ड यूनानी डे है। ओके, सो कल वर्ल्ड पल्सेस डे रहा था, आज एक और डे भी है। काफी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है, एक फिनलैंड की कंपनी है उसमें अपॉइंटमेंट है। ओके, काफी कुछ है, एमओयूज भी है। ओके, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज भी है, डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी है, डिफेंस एक्सरसाइज भी है। काफी मजा आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को मेरे भाई ऑल द बेस्ट, जिन सभी बच्चों के एग्जाम लगे हुए हैं। और आप सभी को पता है कि कल एडमिट कार्ड आ गया एसबीआई क्लर्क का, और आप लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों पर शुरू कर दीजिए बढ़िया तरीके से मेरे भाई। ओके, एक बार जरा आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे, कमेंट रिफ्रेश कर लूं 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों बस। ओके, सो स्टार्ट करते सेशन विद द मोटिवेशनल कोट, देन फिर बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। उससे पहले एमसीक्यूज करेंगे। ओके, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। देखो ऐसा है, जब मौका मिले तो उसे भुला लो। अगर समय निकल जाता है ना तो फिर यही होता है, काश यार मैंने उस समय को बेहतर तरीके से भुला लिया होता। बार बार आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल के नहीं आएंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल के आ रही है। 14,000 वैकेंसीज क्लर्क में निकली है इस बार। एसबीआई पीओ में खैर कम रही है, आरआरबी है, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे भाई। इवन बैंक के अलावा एसएससी, रेलवे। तो इस बार अगर मौका है ना तो 2025 को फोड़ लो यार, ये सोचकर कि हाँ मैं 2026 को देखने नहीं चाहता मेरे भाई, मुझे सरकारी नौकरी 25 में ही चाहिए। इस तरीके से प्रयास करो और कोशिश करो कि हर हालत में 2025 को फोड़ना है। देखो आपके पास तमाम एक्सक्यूज हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो मेरे भाई। ठीक है कि हाँ यार मैं परेशान चल रहा हूं, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मेरे पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है, अरे यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है मॉक टेस्ट देने के लिए। ये सब एक्सक्यूज हो जाते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये सारी चीजें हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के पास कुछ तो नहीं होगा, और जो नहीं है मेरे भाई उसको वो ढूंढ रहा है किसी ना किसी तरीके से। यही तो बात है। लेकिन ये थोड़ी है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कि जब तक मेरे पास मेरे दोस्त ये चीज चल के नहीं आएगी तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। ये तो कहीं ना कहीं अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये मूर्खता है मेरे भाई, ये हमने भी करी है। तो आपको बस इतना कहेंगे कि ये एक्सक्यूज वगैरह छोड़िए सारी चीजें, पर खुद को इतना मजबूत बनाइए ना, एक तो डिसिप्लिन बनाइए और मजबूत बनाइए कि मुझे ये चीज करनी है और एनी हाउ करनी है मेरे भाई, और मैं करके रहूंगा। ठीक है, परिस्थिति कैसी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, और ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, राधे राधे जय श्री राधे करते रहिए, सब बढ़िया होने वाला है। बस ये सोच के करिए कि आज जो करना है मेरे भाई उससे बेहतर कल करना है, या जो कल किया उससे बेहतर आज करना है। छोटी छोटी बातें इन पे अमल करो, निश्चित तौर पे चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। मैं न्यूज की तरफ तो चलूंगा, बट न्यूज से पहले मेरे भाई मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट है कुछ एमसीक्यूज, उनको चर्चा कर लेते। मैंने एक सीरीज से शुरू करी है, इस सीरीज का नाम है 25 एमसीक्यू। ओके, और ये आपका बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड है। अभी तक मैं इसकी 4 क्लासेस करा चुका हूं, 1 2 3 4। सबसे पहले वाली जो थी वो बहुत हाई थी, बहुत हाई। सेकंड वाली मेरे भाई उससे थोड़ा कम थी, टॉपिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, ये सब एक ही लेवल चल रहे हैं। मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि पहला वाला जो सीरीज था वो लगभग 40-45 हजार बच्चों ने देखा। उसके बाद ये बच्चे मेरे भाई 1/3 हो गए, समझ रहे हो, 1/3। उसके बाद धीरे धीरे कहीं नहीं, 1/3 तो नहीं, कहीं 22-24 हजार देखा, फिर दूसरा तीसरे वाले में 15,000, कल वाले में 10,000 बच्चे थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया क्या मैंने इसको शुरू करके गलती करी है, या आपको मेरे दोस्त रिलेवेंट कंटेंट नहीं लग रहा, या सच में बच्चों के लिए सिर्फ पहली वाली क्लास की ही वैल्यू रहती है, उसके बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। 1 जनवरी की क्लास उठाकर देखिए, कितने नंबर्स देखेंगे आपको, लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है, और धीरे धीरे वो नंबर्स डाउन होते जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोगों से सिर्फ इनकंसिस्टेंसी की वजह से जीत जाएंगे, इनकंसिस्टेंसी की वजह से। बस आप लगातार चलते रहिए। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यहाँ 45,000 थे, यहाँ 25,000 है, या 15,000 या 10,000, आप देख रहे हो आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। दिक्कत क्या है कि आप जो स्ट्रॉन्गर खुद को बनाने वाली बात होती है ना, वो नहीं बना पा रहे कि मुझे लगातार चलना है। तो मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि भाई लगातार चलिए। कुछ एक सवाल मैं उन्हीं को लेकर आया हूं जो मैंने कल कराए थे। कल मुझे बच्चे बहुत कम दिखे, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की वैल्यू समझिए। हार्डली 10 मिनट रैपिड फायर चलेगा, ना इसमें डिस्कशन ना कुछ मेरे भाई, रैपिड फायर, फटाफट फटाफट इसका आंसर करिएगा। ठीक है, ये सवाल पहला,
व्हाट वाज द पॉलिसी रेपो रेट डिसाइडेड इन द 53rd एमपीसी मीटिंग। अभी 53rd एमपीसी मीटिंग रही थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग रही थी, उसमें पॉलिसी रेपो रेट कितना डिसाइड किया गया, 6.5% था, इसको 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया, 0.25% घटाया गया और घटाकर कितने पे ले आए, 6.25% पर इसको ले आए हैं। ओके, अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, 53rd एमपीसी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी को पता है कि आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांत दास साहब, उनकी जगह पे हाल फिलहाल संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और जब वो आरबीआई के गवर्नर बने 3 सालों के लिए, तो उनकी अध्यक्षता में पहली एमपीसी की मीटिंग रही, और जो पहली एमपीसी की मीटिंग रही वो इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, लास्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संजय मल्होत्रा ने। ओके, संजय मल्होत्रा। अगला सवाल मेरे भाई, व्हाट इज द रिवाइज्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, रिवाइज्ड एसडीएफ कितना है? ये रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होता है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया? अगर रेपो रेट 6.25 है और ये 0.25% कम होता है रेपो रेट से, तो ये 6% हो गया दोस्त, 6% हो गया। ओके, 6%। क्लियर है दोस्त? अच्छा, एक छोटा सवाल आप लोगों के लिए, ये एसडीएफ कब से लागू हुआ है? कब से लागू हुआ है, कब से इफेक्टिव हुआ है? ये अपने होमवर्क में लिख लो। एग्जैक्ट मुझे डेट चाहिए, तारीख चाहिए। 3 फरवरी 1993, 3 फरवरी 1994, 3 फरवरी 1992, कौन सी डेट है जब से लागू हुआ? एग्जैक्ट डेट चाहिए। ओके, अगला सवाल देखिएगा, लास्ट टाइम रेपो रेट को कब रिड्यूस किया गया था? रेपो रेट ऐसे चल रही है, 4% थी, फिर 6.5% हुई, फिर 6.5% लगातार बनी रही, अब ये मेरे भाई 6.25% हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो यार हमने बढ़ती देखी है, ये घटा कब था? लास्ट टाइम कब घटा था? मई 2020 में घटा था लास्ट टाइम। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे, आना ही आना है मेरे भाई, आना ही आना है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर 2025-26? 25-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है? 6.7%, 6.7% मेरे भाई, 6.7%। अगला सवाल देखिएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कितना 25-26 के लिए? सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, 4% ±2% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को लक्ष्य देती है, 5 साल का दिया था 2016 में, फिर 2026 के लिए 5 साल का लक्ष्य दिया है, और आरबीआई ने ये निर्धारित किया है कि 4% के पास ही हम लोग ले जाएंगे महंगाई को 4.2% पे। ओके, ये इनका लक्ष्य निर्धारित है मेरे भाई, 4.2%। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएसओएम? एनडीएसओएम की फुल फॉर्म क्या है? एनडीएसओएम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों ने अगर आरडीजी अकाउंट पढ़ा होगा, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट एज अकाउंट मेरे भाई, ठीक है, जहां पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस टाइम पर हम लोगों ने एनडीएसओएम पढ़ा था। सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, वो किसी ना किसी दूसरे के साथ ऐड हो जाती है। यहां पर एनडीएसओएम न्यूज में रहा, क्योंकि अभी कुछ अपडेट आया था इसको रिलेटेड। अब इसकी फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ओके, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए एक डोमेन लॉन्च किया गया, डोमेन का नाम क्या? बैंक.इन। ओके, बैंक.इन डोमेन लॉन्च किया गया। अगला सवाल, बैंक.इन का जो डोमेन है उसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है? व्हेन विल द रजिस्ट्रेशन फॉर बैंक.इन डोमेन बिगिन? मेरे भाई, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है आपका अप्रैल 2025 से। ओके, अप्रैल 2025 से। यहां पर रजिस्ट्रार के तौर पे कौन काम करेगा? बैंक.इन डोमेन के लिए रजिस्ट्रार के तौर पे कौन काम कर रहा है? डेली बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप में 3 बजे एमसीक्यूज होते हैं भाई। मैं तो अपनी तरफ से आपको हर चीज देने को तैयार हूं। सुबह करंट अफेयर्स 12 बजे भी सेशन हो रहा है। ओके, उसके अलावा पेड क्लासेस अपनी चली रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का फाउंडेशन चल ही रहा है, मंथली करंट अफेयर चल ही रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू बैच चल ही रहा है। अब तो टेलीग्राम में भी कुछ शुरू कर दिए, 4-5 दिन हुए, ज्वाइन करिए जीए बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप। 1,30,000 बच्चे मेरे भाई। देखिए यहां आंसर बनेगा आईडीआरबीटी मेरे भाई, एग्जाम का सवाल है ये, छाप लो मेरे भाई, आईडीआरबीटी। अगला सवाल देखिएगा, एक्सक्लूसिव डोमेन जैसे बैंक के लिए बैंक.इन है, वैसे ही नॉन बैंक एंटिटीज के लिए क्या? फिन.इन। ओके, फिन.इन। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। 53rd जो एमपीसी मीटिंग रही थी उसकी मिनट्स कब पब्लिश की जाएंगी? मैंने आपको बताया था 7 Feb को रिजोल्यूशन आया था। ओके, यहां से 2 वीक जोड़ लो, 2 वीक जोड़ने का मतलब है 14 डेज जोड़ लो यहां पर। तो ऑप्शन में आपको या तो 2 वीक लिखा मिल जाएगा या तो फोर्टनाइटली लिखा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? पता है एग्जैक्ट डेट ही पूछ ले तो यहां पर डेट होगी 21 फरवरी। 21 फरवरी मतलब मिनट्स पूरा, मिनट्स का मतलब होता है पूरा लेखा जोखा, मिनट्स मतलब कि क्या क्या हुआ है मेरे भाई। ओके, तो यहां पर आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन 21 फरवरी 2025। अगला सवाल देखिएगा,
एमएसएफ रेट कितना हो गया? एमएसएफ रेट देखो हम सब यार जानते हैं रेपो रेट कितना, अपना रेपो रेट है सर 6.25%। ओके, अब एसडीएफ इससे अगर 0.25 कम करोगे तो 6% हो गया, तो एमएसएफ कितना हो जाएगा? यहां से 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा है मेरे भाई। ओके, तो ये 6.50% हो गया, तो बैंक रेट भी इक्वल हो गया मेरे भाई, एमएसएफ बैंक रेट इक्वल। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरे भाई। ओके, फोर्थ अपना करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये सारी चीजें हैं, ये डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं एमपीसी वाले सेशन में भी मेरे भाई। ओके, अगला, अभी 53rd जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल कितने मेंबर्स थे? देखो सवाल को बड़े ध्यान से समझना। हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड 53rd एमपीसी मीटिंग? वैसे एमपीसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से आते हैं और 3 यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह कि अटेंड कितनों ने की थी? क्या 6 की 6 ने अटेंड की थी मेरे भाई? आंसर बनता है यस, 6 की 6 ने अटेंड की थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एमपीसी मेंबर गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा इनकी चेयरमैनशिप में रही थी। 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, राम सिंह मेरे भाई, और राजीव रंजन और राजेश्वर राव, ये यहां पर याद रखना ये आरबीआई के हैं। और इसमें एम राजेश्वर राव साहब जो है ना, इनसे पहले माइकल देव पत्रा साहब थे, ये डेप्यूटी गवर्नर थे माइकल देव पत्रा साहब, अब ये डेप्यूटी गवर्नर नहीं है, इनका कार्यकाल खत्म। अब एम राजेश्वर राव साहब यहां पर इस मॉनेटरी पॉलिसी में बतौर मेंबर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एमपीसी ने डिसाइड किया है कि इकोनॉमी के लिए वो स्टैंस कौन सा रख रहा है? स्टैंस कौन सा है? अकोमोडेटिव है, न्यूट्रल है, हॉकिश है, डॉविश है, टाइटनिंग है मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। देखो आज भी हम लोगों ने 7:04 पे क्लास अपनी शुरू कर दी थी, बट कोशिश यही रहेगी कि ये 7:04 भी ना हो, 4 मिनट पहले और जुड़े। ओके, कोशिश करिए कि आप भी मेरे भाई 7 बजे तक जुड़ जाए। ओके, यहां पर आंसर क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल। अगला सवाल देखो, ये मैं वैसे बता चुका हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक्स के लिए सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर ये मेंटेन नहीं करते तो इनके ऊपर लगती है पेनल्टी, और पेनल्टी की जो रेट होती है इट इज लिंक्ड विद बैंक रेट। ओके, अगर पहले दिन जो पेनल्टी होगी वो रहती है बैंक रेट प्लस 3%, पर उसके बाद मेरे दोस्त पेनल्टी चलती है बैंक रेट प्लस 5%। तो यहां पर वही लिखा है कि इनमें से बैंक रेट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है पैनल रेट के तौर पे कब? जब बैंक्स फॉर फेलिंग टू मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट, वो जब रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा 53rd एमपीसी मीटिंग के मेंबर नहीं? यार ये तो बता दोगे। राजीव रंजन है भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, एम राजेश्वर राव साहब डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य ये तो है ही, शक्तिकांत दास साहब अब नहीं है मेरे भाई। ओके, अब इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, आरबीआई डीपीआई की वैल्यू क्या सितंबर 2024 के लिए? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू 465.33। ओके, 465 भाई, इसका बेस ईयर जो है या बेस पीरियड जो है वो मार्च 2018 है, और जो बेस स्कोर है वो 100। ये एग्जाम का सवाल बना था, बेस पीरियड पूछा गया था, तो बेस पीरियड तो हो गया मार्च 2018 और बेस स्कोर हो गया 100, और 100 से अब धीरे धीरे देखिए ये कहां पर पहुंच गया है? सितंबर 2024 तक 465.33। तो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन अब ज्यादा करने लगे, डिजिटल को अडॉप्ट करने लगे। ओके, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अगला सवाल, आरबीआई का डीपीआई बेस स्कोर 100 हो गया, बेस पीरियड 2018 हो गया, 465.33 अपडेटेड डेटा हो गया सितंबर 2024 तक का, और ये आप देख सकते हैं मेरे भाई। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ी रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ओके, अब अगर हम लोग सितंबर 2024 का कंपैरिजन करते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ देखने को मिली है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो यहां पर डिजिटल पेमेंट में सितंबर 2024 में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है? तो ये थी 11.11%। ओके, 11.11% मेरे भाई। अगला, आरबीआई डीपीआई का बेस पीरियड क्या है? इजी है ना, लेकिन बच्चे गलत करके आए थे। अभी क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि तुम लोग फ्लो में पढ़ रहे हो। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे ना बच्चे, मैं बता रहा हूं ऐसे करके निकलते नहीं, जैसे हम लोग बाहर निकल, अरे शिट यार, मतलब खुद को हम लोग बेवकूफ बोलते हैं बहुत बार। अरे यार कैसे यार, इतनी छोटी सी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? अप्रैल 2018, मार्च 2018, ऐसे अगर मंथली लिखा हुआ, मंथ लिखा था, ठीक है, तो वहां गलती करके आए थे। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी दिक्कत देती है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, प्रेशर में आते हुए चीज गलत हो जाती है। अगला सवाल, व्हाट इज द वेट? हाँ, अब देखो
यहां पर क्या है कि जो आरबीआई का डीपीआई निकलता है ये कोई हवा में तो निकलता नहीं है, इसके भी 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। अब उन ब्रॉड पैरामीटर्स में से एक है पेमेंट परफॉर्मेंस, इसकी वेटेज कितनी है? आरबीआई के डीपीआई में पेमेंट परफॉर्मेंस की वेटेज कितनी है बताइए मित्रों, थोड़ा दम लगाइए, शेयर वेयर करिए सेशन को। बहुत बढ़िया, 45%, सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है। अगर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है उनमें एक क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, तो वो पेमेंट परफॉर्मेंस की। ओके आगे, ठीक है। आरबीआई डीपीआई कैसे पब्लिश होता है? सेमी एनुअली मेरे भाई, सेमी एनुअली ये पब्लिश होता है। ओके, सेमी एनुअली। नेक्स्ट, आरबीआई डीपीआई फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये बहुत बेसिक सवाल है, जनवरी 1 2021। रट्टा मारो आगे बढ़ो, जनवरी 1 2021 मेरे भाई। अगला सवाल देखिएगा, पेमेंट इनेबलर की आरबीआई के डीपीआई में पेमेंट इनेबलर की वेटेज कितनी है? मैंने बोला 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है, 5 ब्रॉड पैरामीटर्स। अब उसमें हमने एक तो पढ़ लिया, दूसरा पेमेंट इनेबलर की वेटेज कितनी है? 25%, 15%, 10%। 15 दोस्तों वो सप्लाई साइड और डिमांड साइड वाला है, तो ये 25% होगा मेरे भाई। हाँ जी, करेक्ट जा रहा हूं मेरे भाई, 25%। ओके, अगला, इनमें से कौन सा आरबीआई का डीपीआई का पैरामीटर नहीं है? तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक सप्लाई साइड फैक्टर भी है, पेमेंट इनेबलर है, पेमेंट परफॉर्मेंस है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है, बट ये नहीं है मेरे भाई, कंज्यूमर ट्रस्ट इंडेक्स इसका पार्ट नहीं है। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स में ये नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, लोएस्ट वेट आरबीआई की डीपीआई में किसका है? लोएस्ट वेट मेरे भाई, लोएस्ट वेट। जब ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना और मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी, तब मजा आने वाला है। ये पढ़ के तो जाते थे सर, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ने से क्या होता है ना मेरे भाई, एक बार चीज सेट हो गई। अब ये फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली चीजें ऐसी हैं, इनके लिए तो एमसीक्यूज लगाया करो, लगाया करो मेरे भाई, कैसे कैसे करके लिख लिख के पढ़ा करो। ये ऐसी चीजें एक बार सेट करनी है दिमाग में, उसके बाद तो डेटा चेंज होता रहेगा, वो पढ़ना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो यहां लिखा है कि विच पैरामीटर हैज द लोएस्ट वेट, इनमें से किस पैरामीटर का? यार ये तो मुझे याद ही नहीं है, तुम लोग बताओ। क्या कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का है? लोएस्ट वेट किसका मेरे भाई? लोएस्ट वेट कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, गजब मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर का वेट क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर मेरे भाई, अगर आप लोगों के पास टेस्ट गुरु नहीं है तो टेस्ट गुरु ले लेना, आज इसके प्राइस ड्रॉप है मेरे भाई, 199 का आपको मिल जाएगा, Y168 कोड लगा लेना। जो एसबीआई क्लर्क प्री के लिए भी जा रहे हैं, एसबीआई क्लर्क प्री के लिए मेरे भाई, या जो एसबीआई पीओ प्री के लिए भी जा रहे हैं, वैसे टेस्ट गुरु फॉर जनरल अवेयरनेस, बट इसमें यहां पर 10-10 मॉक टेस्ट इसके भी ऐड कर दिए हैं, तो टोटल मिलाकर 20 टेस्ट आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स के, इसे जाकर ज्वाइन कर लेना। यहां पर आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, वैसे मैं भूल गया था, इसका 10% आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रॉड पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूट आरबीआई डीपीआई? ये 5 बनाते हैं। अब ये 5 देख लो एक बार, देखो ये 5 है। यहां पर पेमेंट इनेबलर, इसकी वेटेज है 25%, सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना 45%, वो पेमेंट परफॉर्मेंस की है। इसमें कंज्यूमर सेंट्रिसिटी की सबसे कम है, 5% वेटेज है। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमांड साइड फैक्टर है इसकी 10% है, सप्लाई साइड फैक्टर की 15% है। तो जो अभी सवाल था ना वो यहां पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर नहीं, हाँ 10% इसकी, सप्लाई साइड की मेरे भाई 15% है, और पेमेंट इनेबलर की 25% है। ये रटा हुआ होना चाहिए, ये डेटा तो फिक्स्ड है ना, ये तो वेटेज फिक्स्ड है, ये वाला पेज फिक्स है। 5 ब्रॉड पैरामीटर आरबीआई डीपीआई मेरे भाई, मार्च 2018 बेस पीरियड हो गया, 100 इसका स्कोर हो गया। ये तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार तो हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ स्कोर ही तो पढ़ना है कि मार्च 2024 में कितना रहा, सितंबर 2024 में कितना रहा, मार्च 2025 में कितना है, सितंबर 2025 में कितना है। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सिर्फ उसको करंट अफेयर से रिलेट करके हमें डेटा पढ़ना है। बात समझ में आ रही बेटा? अगर अब भी सवाल नहीं बन रहे, अगर ये 25 सवाल नहीं बन रहे, तो भाई साहब आपको ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है यहां पर। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस पर काम करना पड़ेगा। इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जो एसएससी रेलवे वाले बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, जैसे कि मेरे भाई आरबीआई डीपीआई पब्लिश कौन करता है, नहीं यहां पर सवाल पूछेगा तो यहां पूछ लेगा आपके में, लेकिन टॉपिक तो आपके लिए भी रिलेवेंट है, आपको भी ध्यान देना होगा। ओके, चलो अब बढ़ते यहां पर, शुरुआत करते हैं आज की अपनी न्यूज के साथ। ये रहे एमसीक्यूज, अपना स्कोर जरूर बताइएगा।
पता तो चले कौन कितने पानी में है। तो कोशिश करना मेरे भाई, जब भी समय मिले, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आउट ऑफ 26 आपका स्कोर क्या रहा है। ओके, नोकिया ने यहां पर इंटेल के एआई और डेटा सेंटर लीडर है जस्टिन होटार्ड, ओके, इनको अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है, जस्टिन होटार्ड। इससे पहले इंटेल में काम कर रहे थे। अब एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये कि भाई, तीन तरीके से यहां से, कि एक तो ये कि यार दोस्त ये बताइए कि ये अपॉइंट हुए इनका नाम क्या है, दूसरा इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तीसरा यहां पर मेरे भाई कि साहब ने जिनको रिप्लेस किया है, या साहब मतलब जहां से आए कहां से है, ये क्वेश्चन एक आ जाएगा कि ये इंटेल से आए। ये जनरली बैंक्स में देखने को मिलता है कि बैंक्स के एमडी एंड सीईओ बनते हैं, वो किस बैंक से आए, ये क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इसको भी उसी तरीके से याद रखना है आपको। ओके, तो नोकिया एक फिनिश टेलीकॉम कंपनी है, यानी फिनलैंड की एक कंपनी है मेरे भाई, और इसने कहा है कि एक पैका लुंड मार्क है, ओके, इन्होंने यहां पर अपना पद छोड़ दिया, स्टेप डाउन कर दिया है, और उनकी जगह पे यहां पर जस्टिन होटार्ड है, इन्होंने कार्यभार संभाला है। अभी जस्टिन होटार्ड ये वाइस प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है डेटा सेंटर एंड एआई ग्रुप में एट इंटेल। बात समझ में आ रही है? डन। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, ओके, करेंसी यहां पर यूरो चलती, कोई भी देश आया करे उसकी राजधानी मुद्रा पकड़ लिया करिए। ओके, एक सवाल छोटा सा मैं पूछूंगा आप लोगों से। कल मैंने अपने चक्रव्यूह बैच में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला था जिसमें ये बच्चे काफी फंस गए थे। ओके, एक देश है, इसका नाम है क्रोएशिया। ओके, क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब। ओके, इसकी करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्रोएशिया? हरी अप गाइस, व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्रोएशिया? क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? जाग्रेब इज अ कैपिटल भाई। नाइस। पहले इसकी करेंसी थी कूना, अब मेरे भाई यहां पर चलती है आपकी यूरो। ओके, एक और, ईरान, कैपिटल इज तेहरान, इसकी करेंसी क्या है? ये अपने होमवर्क में लिख लेना भाई। क्या इसकी रियल करेंसी है, रियाल करेंसी है, या रियाल चेंज होकर तोमन हो गई है? मुझे नहीं पता, या तोमन अभी हुई नहीं है। ठीक है, आराम से ढूंढना, इसका आंसर देना। ये भले आपको स्टैटिक लग रहा होगा बट इट वाज पार्ट ऑफ करंट अफेयर। ओके, नेक्स्ट यार, पॉलिसी बाजार और एचडीएफसी लाइफ ने हाथ मिला लिया है, इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया है। ये कह रहे हैं हम ऑफर करेंगे प्रोडक्ट विद 100% क्लेम इंश्योरेंस। हम आपको जो पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं वो 100% क्लेम आप यहां पर अश्योर कर सकते हो उसमें, कि निश्चित तौर पे आपको 100% क्लेम मिलेगा। पॉलिसी बाजार और एचडीएफसी लाइफ, कंपटीशन इतना है, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। तो पॉलिसी बाजार ने एचडीएफसी लाइफ के साथ एक समझौता कर लिया है, और ये करेंगे हम एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट अल्टीमेट। इसको याद रखना, एचडीएफसी लाइफ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना, क्लिक टू प्रोटेक्ट अल्टीमेट। एटलीस्ट ये प्रोडक्ट का नेम याद रखना। ओके, एक टर्म प्रोडक्ट है, ओके, एक टर्म प्लान है जिसमें कि आपको 100% क्लेम एश्योरेंस दिया जा रहा है। ओके, देखो हमेशा से ये चीजें हम लोगों को बताई नहीं जाती है, बट अब जैसे 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 आप सर्विस में आएंगे, जॉब में आएंगे, हर कोई तो मेरे दोस्त सरकारी नहीं बनता, हम जैसे लोग प्राइवेट है। ओके, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना होता है, इस चीज का ध्यान रखना होता है मेरे भाई, कि आपका मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए। ओके, आपका लाइफ, जिसको आप बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए मेरे भाई। ओके, क्रिटिकल इलनेस भी उस कवर होनी चाहिए, आपका टर्म प्लान भी होना चाहिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर जैसे जैसे आप मेरे दोस्त कमाने लगेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी सेट करिएगा कि आपका मेडिक्लेम जरूर होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, एटलीस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी आपका मेडिक्लेम होना। क्योंकि अगर आपकी सेविंग्स में अगर सेंध लगती है तो वो कहीं ना कहीं बीमारियों की वजह से लगती है। तो आप हॉस्पिटल्स में जाते तो आज के समय में हॉस्पिटल्स भी कॉर्पोरेट है। पहले हॉस्पिटल्स का मतलब होता था कि इंसान की जान बचाएंगे समाज सेवा के लिए मेरे भाई, लेकिन अब उसकी परिभाषा बदल चुकी है।
अभी भी सर्विसेज जितनी बेहतर होंगी उसका एक पर्पस ये भी होगा कि वहां पर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और वो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करें निश्चित तौर पे वो प्रॉफिट भी ध्यान में रखेंगे। तो आपको भी याद रखना है, बस मेरी ये सलाह है आप लोगों को, प्लीज मेडिक्लेम भी कराइए, अपनी फैमिली का भी कराइए। ओके, ये टर्म प्लान भी लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कि हाँ जैसे ही मेरी जॉब लगेगी उसके बाद मुझे ये 2-3 चीजें तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। आपको धीरे धीरे इसके फायदे भी समझ में आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस इनोवेटिव सॉल्यूशन में क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो है ही, ओके, इसके साथ जो आपका क्लेम प्रोसेस है उसका सीमलेस एश्योरेंस रहेगा। सिंपल बात बोल दी, आप पहले वाले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, इतने तक अपना काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज, डीपीआईआईटी। अब जहां पर डीपीआईआईटी आ गया, एनएसडीसी आ गया, नीति आयोग आ गया, अगर ये किसी कोलैबोरेशन में है तो ये कोलैबोरेशन आपके लिए यहां पर है। ओके, आपको वो बोरिंग लगे, वो इंटरेस्टिंग लगे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जहां डीपीआईआईटी आ गया, जहां एनएसडीसी आ गया, मतलब भारत सरकार जहां आ रही है उसका आपको ध्यान देखना है, और खासकर एनएसडीसी, डीपीआईआईटी और ये नीति आयोग वाला। यहां पर डीपीआईआईटी न्यूज में है, डीपीआईआईटी और कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ने हाथ मिला लिया, समझौता कर लिया। किस चीज के लिए? ये कहते हैं कि हमें लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना है। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने के लिए ये काम, एक इनिशिएटिव लिया गया। बेसिकली पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की ही गाइडेंस में ये पूरा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो सिंपल यहां पर लिखा हुआ है कि एमओयू एक साइन हुआ, एक समझौता लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोऑपरेशन के लिए। ओके, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का ये समझौता रहा था कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ। इसको साइन किया गया था मेरे भाई सिजोंग नेशनल रिसर्च कॉम्प्लेक्स साउथ कोरिया में, वहां पर साइन किया गया था। अमित कुमार जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, उनके द्वारा ये साइन किया गया था। डन। दिस विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक मास्टर प्लान। ये कहते हैं कि इसका फायदा हमें मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक मास्टर प्लान तैयार करने में, ठीक है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत। वैसे मैंने एक पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के ऊपर भी एक सेशन किया था, ये बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव मेरे को लगा था। जैसे आपके घर में कभी शादी हो, ठीक है, आप पापा जाए और पापा जाकर मेरे भाई, जैसे 2 चीजें होती हैं, एक तो आप कैटरिंग को दे दो, या आप हलवाई से काम करा रहे हो, आप हलवाई से काम करा रहे हो, हलवाई आपको पर्चा बना के दे देता है। अब आप उसके हिसाब से सामान लाते हो, दूध लाते हो, दही लेकर आते हो। अब पिताजी भी ले आए मेरे भाई दूध, यार चलो ठीक है 20 लीटर दूध ले चल रहा है, मैं भी ले आया 20 लीटर दूध, चाहिए था 20 लीटर, लेकिन हमने भी पर्चा पढ़ा था। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, हम लोग एक दूसरे से इंटीग्रेट नहीं थे मेरे भाई, इंटीग्रेटेड नहीं थे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। तो चीजें कैसे होंगी, करेंगे सभी लोग अपने अपने 100% पे काम, लेकिन वो चीजों का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, और वो चीजें बार बार हो रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऑर्डर थे कि पहले ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, जो लास्ट में होना चाहिए था वो पहले हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग जुड़े हुए नहीं हो एक दूसरे से। जब जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे से बातें करके काम करेंगे। सरकार ने पीएम जो ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें किया क्या, सरकार ने जो विभाग है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा। अब एक दूसरे के साथ जोड़ने का पर्पस ये है कि अगर कहीं किसी क्षेत्र विशेष पे काम हो रहा है, कहीं पर अगर कोई मेरे दोस्त रोड भी बन रही है, तो उससे पहले 4 काम खुदाई से, ये तो नहीं कि रोड बन जाए उसके बाद 4 काम होंगे, फिर दोबारा रोड बनेगा, तो उससे पहले क्यों ना 4 काम हो जाए जो अंडरग्राउंड होने हैं। तो ये है नेशनल मास्टर प्लान। ये तो मैंने बहुत छोटा उदाहरण दिया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई नेशनल मास्टर प्लान में। समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दिया, क्योंकि जनरली आप इन चीजों को देखते हैं। ओके, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो चलिए पीएम गति, वैसे आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना पीएम गति शक्ति बाय आशीष गौतम, आपको वीडियो मिल जाएगा। यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी यहां पर वॉन चलती है। ओके, अक्सर ये एम्बेसडर पूछ लेते हैं। एम्बेसडर से क्वेश्चन ऐसे बना था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया था इसमें उन्होंने, कि 5 ऑप्शन दिए थे और उसमें से इन्होंने कहा था कि जो रॉन्ग वन है उसको एलिमिनेट करिए। देखो ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन आप जब इनको अटेम्प्ट करने जाते हो तो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। एक अपॉइंटमेंट आपने पढ़ा, उसमें से रॉन्ग वन आपको एलिमिनेट करना है, आपको 5 पता होनी चाहिए तभी तो रॉन्ग वन एलिमिनेट कर पाओगे। और उसमें अपॉइंटमेंट कैसा था, उन्होंने ये लिख दिया था कि इनमें से बताइए कौन सा एम्बेसडर से करेक्ट नहीं है मेरे भाई। यूएस के एम्बेसडर लिख दिए, यूके के लिख दिए, मतलब यूके में भारत के लिख दिए। तो आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया अमित कुमार का नाम भी याद रखना मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, डीपीआईआईटी और याद रख सकते हैं, डीपीआईआईटी ये आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके, और एक और चीज याद रखना कि डीपीआईआईटी ये आपका डब्ल्यूपीआई का डेटा और कोर जो सेक्टर का डेटा है वो जारी करता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई एंड कोर सेक्टर। इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? अगर मैं गलत ना हूं तो मेरे भाई पीयूष गोयल साहब है। पीयूष गोयल साहब ये महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र से सांसद है। अब ये मुझे आप बताओ कि महाराष्ट्र से सांसद कहां से, किस शहर से सांसद है? कहीं किसी जगह से सांसद है? ठीक है, महाराष्ट्र से मेरे भाई किस जगह से सांसद है? मुंबई नॉर्थ से है, मुंबई साउथ से है, मुंबई ईस्ट से है, मुंबई वेस्ट से है, मुंबई सेंट्रल से। आराम से ढूंढिए, इसका आंसर करिए मेरे भाई, फटाफट आंसर करिए इसका। ठीक है, फटाफट इसका आंसर करिए। पीयूष गोयल साहब कहां से सांसद है? ये अपने होमवर्क में लिख लीजिए इसको। ओके, अपने होमवर्क में लिख लीजिए। अभी WPI के बेस ईयर को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसको चेंज करने को लेकर कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के हेड है रमेश चंद साहब। ओके, इस बात को भी याद रखना बेटा, रमेश चंद। क्लियर है? रमेश चंद। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज। जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लेना यहां पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ओके, मंत्री हैं ये भी, और इन्होंने देश का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान लॉन्च किया एम्स न्यू दिल्ली में। ओके, यहां पर लिखा हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इजी हो गया, उसके आगे बायो लगा दो मेरे भाई। तो यहां पर आगे देश का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहां पर लगा है? एम्स दिल्ली में। किसने बनाया है? ठीक है, ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करते हैं। ये इन्होंने देश का पहला ऑटोमेटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च किया एम्स न्यू दिल्ली में। इसका नाम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सृजनम। ओके, सृजनम, सृजनम। ओके, सृजनम मेरे भाई, याद रहेगा। या तो एग्जामिनर ये नाम पूछेगा, या तो एग्जामिनर मेरे भाई किसने लॉन्च किया ये पूछेगा, या कहां पर लॉन्च हुआ ये पूछेगा। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो सृजनम को ऑफिशियली देश को समर्पित किया गया, डेडिकेट किया गया मिनिस्टर साहब के द्वारा। सेरेमनी इसकी रही थी एम्स ऑडिटोरियम में। ओके, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप किया CSIR NIIST ने। CSIR NIIST, बात समझ में आ रही है? ए भाया, बात समझ में आ रही है? CSIR NIIST के द्वारा बनाया गया। एग्जामिनर यहीं से खेल जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है आपको CSIR NIIST की जगह पे लिखा हो IIT मद्रास, IIT मेरे दोस्त फलाना कोई और लिखा हो, तो इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसकी डेली कैपेसिटी है 400 kg, बट इनिशियल फेज की बात करें तो यहां पर ये 10 kg डिग्रेडेबल मेडिकल जो वेस्ट पर डे है उसको हैंडल करेगा इनिशियल फेज में। ओके, इनिशियल फेज में। क्लियर बेटा? डन। उधमपुर जम्मू कश्मीर से सांसद है ये। ठीक है, इनके पास एक तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं करेक्ट हूं, ठीक है, और मेरे दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इनके पास है। ये दो मंत्रालय इनके पास है। अगर ये करेक्ट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। ओके, डेवलप्ड बाय CSIR NIIST। ओके, बात क्लियर है बेटा? तो ये जो बायोडिग्रेडेबल, सिंपल शब्दों में बोले तो मेडिकल वेस्ट है, ठीक है, उसको यहां पर ये हैंडल करने का काम करेगा। तो सिंपल देखो, यहां लिखा हुआ है कि यह उपकरण प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 10 किलोग्राम जो ये विघटनीय चिकित्सा अपशिष्ट है उसका निपटान करने में सक्षम है। ठीक है, क्या गजब न्यूज है भाई। नेक्स्ट, अगली न्यूज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने यहां पर स्पाइस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को होस्ट करना 19 फरवरी से 21 फरवरी तक ये चलने वाली है। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक। ओके, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, खोजी खोड़े, ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करेगा। इसका नाम है राइज अप, इसका नाम है मेरे भाई। कॉन्क्लेव का नाम क्या? राइज अप। 19 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करना। ओके, इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करना और स्पाइस कल्टीवेशन में एंटरप्रेन्योरशिप को और आगे बढ़ाना। तो ये इसमें सिर्फ इतना याद रख लो कि इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करने के लिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव राइज अप को ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, खोजी खोड़े के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, आगे। अब इस इवेंट में एक और पॉइंट था आइडियाथॉन का लेकर, कि ये कह रहे थे कि ये जो है ये एक आइडियाथॉन भी ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, आइडियाथॉन है, इसको ऑर्गेनाइज करेगा विद सपोर्ट ऑफ केरल स्टेट स्टार्टअप मिशन। अब जो ये जॉर्ज निनान है, जो कि डायरेक्टर है ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी के, ये यहां पर इस आइडियाथॉन को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, P प्रसाद जो कि स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये यहां पर चीफ गेस्ट रहेंगे इसके समापन समारोह के दौरान। ओके, अब एक तो ओपनिंग सेरेमनी हो गया, एक हो गया समापन समारोह। तो ये समापन समारोह पे यहां पर गेस्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका टारगेट यहां पर होना चाहिए कि यार दोस्त इसका वेन्यू क्या है। ओके, कौन इसको इनॉग्रेट करना है, क्या इसका पर्पस है। इसमें एक इवेंट और आ गया आइडियाथॉन वाला,
उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, पर्पस क्या है, पर्पस सामने है, इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करना मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट न्यूज। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, मेरे लिए वेन्यू, मेरे लिए थीम इंपॉर्टेंट रहती है और एडिशन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। काशी तमिल संगमम, ओके, काशी तमिल संगमम। तो काशी और तमिल सबकी अपने 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 रिचुअल्स होते हैं, सबके अपने अपने मेरे दोस्त कहीं ना कहीं क्या उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, हम लोग सबका कल्चर देखें तो तमिल कल्चर इज डिफरेंट। ओके, काशी अगर आप इस तरफ आएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा देश विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ पर अलग 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 तरीके के कल्चर देखने को मिलते हैं। ओके, अब ऐसे में यहाँ पर सबको जोड़ा जा रहा है और इसमें अगर आप देखें तो शुरुआत है काशी तमिल संगमम से और इसका थर्ड एडिशन है वो आपका 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस साल की जो इंपॉर्टेंट है वो थीम है ऋषि अगस्त्यार। ओके, सैग अगस्त्यार इसका विषय रखा गया है। आप बस इतना याद रखिए, थीम और इसका मेरे दोस्त एडिशन। ओके, थर्ड एडिशन और इसका थीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, इसका नाम है साइक्लोन 2025, ठीक है। हिंदी में भी इसको साइक्लोन पढ़ना, तूफान मत पढ़ना, साइक्लोन 2025। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस देश के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है, वेन्यू कौन सा है, ओके, वेन्यू क्या है, एडिशन कौन सा है, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ओके, ये सारे बेसिक बेसिक पॉइंट है। तो भारत और इजिप्ट के बीच में एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है साइक्लोन, इसका तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन लिखा हुआ है, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। मेरा एक छोटा सवाल है, क्या भारत की इस देश के साथ और भी कोई एक्सरसाइज होती है या ये मेरे भाई इकलौती एक एक्सरसाइज है, बताइए। क्या भारत की इस देश के साथ कोई और भी एक्सरसाइज होती है क्या? क्या भारत की इस देश के साथ कोई और भी एक्सरसाइज होती है क्या मेरे भाई? ये इकलौती यही एक्सरसाइज है मेरे दोस्त। अगर होती है तो क्या उसका नाम है, और नहीं होती है तो फिर मेरे भाई नो लिखना, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। मुद्दे की बात पे आते हैं। साइक्लोन एक्सरसाइज का नाम है, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये राजस्थान में है, यहां पर ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसका नाम इसका थर्ड एडिशन है, तीसरा संस्करण है। तो वेन्यू क्लियर हो गया, किस देश के साथ एक्सरसाइज है वो क्लियर हो गया, तीसरा संस्करण है वो क्लियर हो गया। प्लस इसमें याद रखना जो पैराशूट रेजिमेंट है, स्पेशल फोर्सेस, वो यहां पर इंडियन आर्मी कंटिजेंट है जो कि इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। इसके बाद वाले पेज बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके काम के मेरे भाई, थोड़ा दम लगाइए यार, सेशन को शेयर वेयर करिए। नेक्स्ट, अब ये कुछ लिस्ट है, ये एक लिस्ट में लेकर आया हूं, टेबल है उन एक्सरसाइज की जो दूसरे देशों के साथ भारत की होती है। अपने को एटलीस्ट नेम तो पता होने चाहिए, जैसे संप्रति और बोंगो सागर एक्सरसाइज और कॉर्पेट, ये भारत की बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज है। संप्रति, बोंगो सागर, कॉर्पेट। कॉर्पेट एक्सरसाइज ऐसा नहीं सिर्फ बांग्लादेश के साथ है, ये इंडोनेशिया के साथ भी हो रही है। आपको ये समझना होगा, कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज भारत के एक देश के साथ नहीं, एक देश से ज्यादा देश है उनके साथ हो रही है। आपको कॉर्पेट में क्या याद रखना होता है कि इस एक्सरसाइज में एडिशन कौन सा है, भारत की इस देश के साथ एक्सरसाइज हुई कॉर्पेट, इसका एडिशन कौन सा है, प्लस उसके साथ उसमें कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया था। तो कॉर्पेट को लेकर डाउट होता है, इसको ध्यान रखना। अगला, नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत की मंगोलिया के साथ है। ओके, इंदिरा नेवी, एविया इंदिरा, ये भारत की रशिया के साथ एक्सरसाइज है। इंदिरा नेवी, इंदिरा वर्ड आ रहा है, इंदिरा, एविया इंदिरा और इंदिरा नेवी, ये रशिया के साथ हो गई। हैंड इन हैंड चाइना के साथ। अजय वॉरियर, कॉनकन, इंद्रधनुष, कॉनकन शक्ति, ये तो मुझे तो यार सोते में भी पूछोगे तो याद है कि भाई यूके के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, कॉनकन, कॉनकन शक्ति, ओके, अजय वॉरियर मेरे भाई। इसके अलावा ये यहां पर इंद्रधनुष। आई होप क्लियर होगा। ओके सर, कब से बोल रही थी इस बार में, आई एम न्यू, सो ओके। इक्विवेलेंट की बात करें, मालदीव्स के साथ अभी हाल फिलहाल एक्सरसाइज हुई है इक्विवेलेंट मेरे भाई। ओके, सूर्य किरण, ये भारत की नेपाल के साथ होती है। इंडोनेशिया के साथ दो एक्सरसाइज है, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। ओके, कॉर्पेट भी एक्सरसाइज है इंडोनेशिया के साथ। आगे मित्र शक्ति एक्सरसाइज, ये भारत की श्रीलंका के साथ होती है। सिलेनेक्स एक्सरसाइज भी भारत की श्रीलंका के साथ होती है। हरिमव शक्ति एक्सरसाइज भारत की मलेशिया के साथ है। और खंजर जो एक्सरसाइज है किर्गिस्तान के साथ है, किर्गिस्तान इसके साथ होती है। आगे मिलेक्स एक्सरसाइज, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी रिसेंटली 38वां सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हुआ है और ये आपका फरीदाबाद में रहा था।
और वहां पर जो पार्टनर नेशन है वो बिम्स्टेक रहा है, बिम्स्टेक। ओके, धर्म गार्जियन जापान के साथ होती है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सहयोग काइजन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स एक्सरसाइज, सब याद हो जाएगा, घबराना नहीं कि अरे सर मैं तो जीरो पे बैठा हूं, ये सब कैसे याद होगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पहली दफा जुड़े एटलीस्ट 3 दिन जुड़ो, हौले हौले धीरे धीरे सारी चीजें याद होने लगेंगी। जापान के साथ एक्सरसाइज हो गई, अल नागा, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज, 2024 में तीनों एक्सरसाइज हुई है ओमान के साथ ये। ठीक है, अल नगा, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज। जैर अल बहर मेरे भाई ये कतर के साथ है, जैर अल बहर। ठीक है, लैमित्य सेशल्स के साथ है, विनवेक्स वियतनाम के साथ एक्सरसाइज है, विनवेक्स वियतनाम, सेशल्स लैमित्य हो गया। ओके, और कतर के साथ हो गया जैर अल बहर, नसीम अल बहर ओमान के साथ हो गया, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, सुन्नी मैत्री, जिमैक्स ये जापान के साथ हो गया, ओमान के साथ हो गया, अल नजा, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हो गई, मिलेक्स बिम्स्टेक के साथ हो गई। ओके, हौले हौले धीरे धीरे सब ये याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ होती है, अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र। अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं सिटमैक्स। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। ओके, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये, या मल्टीलेटरल होगा या मैरीटाइम होगा, एम से देखना पड़ेगा क्या है। सिटमैक्स एक्सरसाइज है, सिटमैक्स, ये सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड के बीच में होती है। सऊदी अरब के साथ है अल मोहिद अल हिंदी, एग्जाम का पार्ट बन चुका है ये वाला। यूए के साथ है जायद तलवार, डेजर्ट ईगल। ओके, गल्फ स्टार ये भारत की, इसके साथ यूए के साथ होती है। मालाबार 4 देशों के बीच में, क्वाड नेशन के बीच में, और इस क्वाड नेशन का नाम है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ओके, सहयोग काइजन, अभी हम लोगों ने देखा सहयोग काइजन, हीरा सहयोग काइजन, ये भारत की जापान के साथ है। ये जो सहयोग वर्ड आ रहा है ना, ये आपकी कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। सहयोग काइजन जापान के साथ हो गई, सहयोग ह्युबली योग मेरे भाई। ओके, सहयोग ह्युबली योग ये आपकी साउथ कोरिया के साथ हो गई। ये दोनों ही कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, तो यहां सहयोग वर्ड आते हैं जनरली, वो आपकी कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज रहती है। डसलिक जो है ये उज्बेकिस्तान के साथ है। ओके, उज्बेकिस्तान के साथ। आई होप आपको मेरे भाई इस टेबल से थोड़ा तो फायदा मिलेगा। ओके, एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि किन किन देशों के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ करंट से लिंक करके चलना है कि हाँ जी इस वाली एक्सरसाइज में ये एडिशन रहा था, इस वाली एक्सरसाइज में भारत ने यहाँ इस कंटिजेंट को भेजा था, या इंडियन आर्मी की तरफ से ये गया था मेरे भाई, या नेवी की एक्सरसाइज थी तो ये शिप गई थी, या हमारे देश में कोई आया था। ये सारी बातें आपको मेरे भाई करंट के साथ लिंक करनी होगी। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार पढ़ के साइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज। आपको पता है एरो इंडिया बेंगलुरु में चल रहा है, येलाहान का। ओके, एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, कल मैंने थीम भी पूछी थी, काफी बच्चों ने जवाब भी दिया था, वेल डन मेरे भाई। ओके, अब यहां पर देखो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने क्या किया है, HJT एक जेट ट्रेनर है। ओके, इसका नाम चेंज कर दिया, आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या कर दिया मेरे भाई, यशस। ओके, यशस इसका नाम कर दिया, यशस। ये एक HJT जेट ट्रेनर है और इसका नाम बदल दिया, यशस कर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। तो HAL जिसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसने अभी HJT-36 एक जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, बेसिकली एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, और इसका नाम बदल कर दिया यशस। ओके, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नाम क्या नया, यशस इसका नाम है। ओके, यशस इज डिजाइन फॉर स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग, ये पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो इंजन है उसकी बात कर रहे हैं कि FADEC कंट्रोल्ड AL55I जेट इंजन इसमें है। ओके, अपने लिए इंपॉर्टेंट है पहली वाली लाइन, ये वाली, क्या ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे नाम क्लियर हो गया कि पायलट ट्रेनिंग के लिए ये। ओके, इसका नाम पहले क्या था, अब क्या नाम है वो याद रखना है, और ये HAL ने इसको रीनेम किया है, और ज्यादा इसमें PhD करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड पल्सेस डे। ओके, इसके बाद अभी और भी न्यूज है। वर्ल्ड पल्सेस डे आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। जब ये आया था, जब ये शुरू ही हुआ था, तभी एग्जामिनर ने पूछ लिया था। ठीक है, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उसी साल एग्जामिनर ने पूछ लिया था मेरे भाई। हर साल 10 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं। ओके, वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, इसका मेरे लिए थीम इंपॉर्टेंट बनेगा, पल्सेस ब्रिंगिंग डायवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ओके, पल्सेस ओके, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, 2-4 पढ़ेंगे तब जाके दिमाग में सेट होगी मेरे भाई। तो ये कहते हैं कि जो क्रॉप्स है, इस प्रकार की क्रॉप्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है सिंस 2018। ठीक है, थ्रू दी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में है। ओके, डन, ऑल क्लियर बेटा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 11th ऑफ फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे मनाए, मतलब यूनानी डे हर साल हम लोग 11th ऑफ फेब को मनाते हैं। वैसे यूनानी डे तो है, यूनानी डे के पैरेलल एक इवेंट भी है, और वो इवेंट की वजह से ये यहां पर डे और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, हर साल यूनानी डे आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो जो यूनानी फिजिशियन, एजुकेटर, फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान साहब, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग यूनानी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। 11th ऑफ फेब को हम लोग हर साल मेरे भाई वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किनकी याद में किया जाता है ये भी याद रखना। आई थिंक नेशनल मिल्क डे के बारे में पूछा था एग्जामिनर ने कि नेशनल मिल्क डे किनकी याद में मनाया जाता है। मैं ये आपको इसलिए बताता रहता हूं कि जब भी आप न्यूज पढ़े तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपने सिर्फ डे पढ़ लिया, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपने एग्जाम में आपका हो सकता है कल आप सिर्फ पढ़ के जा रहे हो अरे 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे। ओके, आपने ये पढ़ा ही नहीं किसकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि एग्जामिनर ये पूछ लेगा। तो ये मैं जो बातें बोलता हूं ना, प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इस तरीके का, तो यहां से भी बन सकता है। अब यहां से मुद्दे की बात शुरू होती है। एक इवेंट होने वाला है जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन है, जो कि रिसर्च काउंसिल, एक प्रीमियर रिसर्च काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन ऑफ वे फॉरवर्ड, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको ये होस्ट करने जा रहा है। ओके, मुद्दे की बात समझ में आ गई। यूनानी डे कब मना रहे हैं, किसकी याद में बना रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, डेट क्या है। लेकिन अब शुरू होता है यहां पर कार्यक्रम ये कि एक इवेंट होने वाला है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको कि ये संस्था होस्ट करने जा रही है। अब ये जो सेंट्रल काउंसिल, इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, ओके, ये इनॉग्रेट करेंगी इस कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में। इस बात को याद रखना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी डे, इसको नई दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है और अपनी जो प्रेसिडेंट है वो यहां पर इनॉग्रेट करेंगी। सर, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 10 जनवरी 2025 एक था, 10 फरवरी 2025 एक है, कौन सा सही है? ऑब्वियसली 10 फरवरी वाला। ये पूछने की बात तो है नहीं मेरे भाई, क्या पूछना जरूरी है क्या? मैं आपको एक बार, ये हो गई न्यूज, चलो एक बार इसको पढ़ लेते, आगे और न्यूज पे आते, मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल साइट पे। इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे 1 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी। ओके, यहां पर 2 फरवरी नहीं लिखा हुआ, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को आता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी आता है। ये दो चीजें ऐड कर लेना, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे और 4 फरवरी मेरे भाई वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, ये 6 फरवरी को रहता है। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे रहा, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी रहता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ओके, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो आज 11 फरवरी है, आज डे है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ओके, और 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आप ऑफिशियल साइट पे चेक कर लेना, हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स सिंगापुर टॉप, इंडिया 80, सब जगह है, ये सब जगह है मेरे भाई। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में, एनडीटीवी पे है, मिंट पे है मेरे भाई, जी न्यूज पे है, ठीक है, सारी जगह है मेरे भाई। ओके, 80 है। 7 फेब वर्ल्ड हेल्थ डे, अरे वाह, कब बदल गया मेरे भाई? स्क्रीनशॉट क्यों लेना है जब पीडीएफ में मिलेगा? तो यस, गुड गुड गुड, नाइस। तनिक हटना तो स्क्रीनशॉट ले लूं, लो हट गए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, सब बैंकिंग न्यूज भी लीजिए ना बेटा, 12 बजे सेशन लगा तो रहा हूं, यहां पर मैं 5 मिनट में खाना पूर्ति करके चला जाऊंगा, 10 मिनट में, इससे बढ़िया 20 मिनट उस पर इन्वेस्ट करूंगा ना मैं। सर आज इंटरव्यू, आशीर्वाद दीजिए। अरे भैया उर्मिला बेटा, बढ़िया होगा सारा, ऊपर वाले का नाम लेके जाना, भगवान जी के हाथ जोड़ के माता पिता से आशीर्वाद लेके जाना। एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, 15 मिनट का गेम है, बढ़िया तरीके से खुद को प्रेजेंट करना। ओके, जो आता है उसके लिए हाँ, जो नहीं आता उसके लिए सॉरी।
गलत आंसर देने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट अब जरा देखिएगा, न्यूज पे आऊंगा, 2 न्यूज ही है जो इस तरीके से लाए, उसके बाद आगे फिर और भी न्यूज है। यहां पर निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट में लिखा होता है कि 54 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन हुए 15 जनवरी तक। ये कहती है कि 15 ऑफ जन तक जनधन जो अकाउंट ओपन हुए 15 करोड़ हुए। इस वाली न्यूज पे ना मोदी जी ने भी चर्चा करी है कुछ दिन पहले, ठीक है, इस वाले टॉपिक पे, प्रधानमंत्री जनधन योजना पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में लाया गया था, 2014 में। जब इस स्कीम को लेकर आए थे तो ये सिर्फ 4 सालों के लिए थी। ये जो 4 साल थे कब तक थी? ये 28 फरवरी 2018 तक। लेकिन इस स्कीम को इंडेफिनिट पीरियड के लिए, अनंत काल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। बहुत सारी स्कीम आती है, उनकी डेडलाइन होती है कि इस स्कीम का समय इतने तक है, ये इस स्कीम का समय इतने तक है, इससे ज्यादा समय के लिए स्कीम नहीं है। बट इस स्कीम की कोई डेडलाइन नहीं है मेरे भाई, अनंत काल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या? देखो ऐसा है कि इस स्कीम को लेकर आए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? इसका मतलब होता है वित्तीय समावेशन। ऐसे क्षेत्र जो लोग, जो जहां तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना, जो लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े नहीं है, बैंक में खाता नहीं खोल पा रहे हैं, उनके लिए खाता खुलवाना, ये वित्तीय समावेशन है मेरे भाई। और इसके लिए तमाम चीजें की जाती, उसमें एक यहां पर ये भी था, ठीक है। इससे पहले था क्या, एक नो फ्रिल अकाउंट भी आया था, नो फ्रिल अकाउंट। इसी नो फ्रिल अकाउंट का नाम बदलकर मेरे भाई BSBDA कर दिया गया था, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और इसी BSBDA को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है उससे इंटीग्रेट कर दिया गया। मतलब ये जो अकाउंट हो रहा है ये BSBDA ही है। यहां पर है क्या कि आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता। मिनिमम बैलेंस मतलब आज के समय में अगर आप किसी से बोलो कि यार ये सुविधा ले लो, बट इसमें आपको मिनिमम इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, आप 4 बार सोचते हो अरे यार पैसा, अरे छोड़ना। अब मोदी जी के समझ में आ गया था कि यार लोग ना इसलिए खाता नहीं खुल पा रहे क्योंकि उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर पेनल्टी जाती है। तो क्यों ना एक काम करें, एक ऐसा अकाउंट लेकर आते, एक ऐसी योजना लेकर आते हैं मेरे भाई जिसमें कि आपको मिनिमम बैलेंस ही नहीं मेंटेन करना होगा। चल पहले से रही थी नो फ्रिल अकाउंट, मिनिमम बैलेंस 0 मेरे भाई, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। BSBDA इसी का नाम बदल दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें भी मिनिमम बैलेंस 0 मेरे भाई। इसी को यहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग अकाउंट। ओके, अगर आपके पास ये स्कीम है तो इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। पहले 1 लाख रुपए था, इसकी लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। आपके लिए होमवर्क है, लाइफ इंश्योरेंस कितना मिलता है? ओके, इसमें लाइफ इंश्योरेंस एक सवाल ये है। दूसरा एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, इसकी थीम क्या है? ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता, या तेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, या मेरा भाग्य विधाता के लिए तेरा खाता, इसकी थीम क्या है? ठीक है, ये आराम से ढूंढ के मेरे को बताना। मुद्दे की बात पे आते, न्यूज क्या है। तो यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है, देखो आपको एग्जाम टाइम में अपडेटेड डेटा पढ़ के जाना है। अब 15 जनवरी हो सकता है आगे जब आप SBI पेपर दे तब आपके लिए और भी महीने आ जाए, तो अभी सिर्फ ये न्यूज नॉलेज पर्पज से पढ़ लो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे कोशिश करना उससे, जिस दिन एग्जाम लगाओ एक दिन पहले पढ़ना कि ये, या 1 दिन 2 दिन पहले एक बार जरूर देख लेना कि इसका अपडेटेड डेटा क्या है मेरे भाई। ओके, यहां पर लिखा है मोर देन 54.5 करोड़ जनधन अकाउंट हैव बीन ओपन टिल 15 जनवरी 2025, जिसमें से 56% जो है वो महिलाओं से बिलोंग करते हैं। मोदी जी क्या कह रहे थे? मोदी कह रहे थे कि कोई अपनी किचन में पैसे रखता हो, ठीक है, किचन में नहीं होता, डिब्बे में पैसे रखते हैं। देखो हमारी माँ जो है ना वो हमेशा आगे के लिए संभाल के पैसे रखती हैं कि यार चलो कोई नहीं, किसी दिन पापा घर से बाहर गए हुए हैं, ठीक है, अब सामान मंगाना है, पापा नहीं है। आज के समय में तो डिजिटल हो जाता, पहले तो कैश चलता था, तो पापा एक मुश्त पैसा दे देते थे मेरे भाई कि आपको महीने का पूरा खर्चा चलाना है। तो क्या करती थी माता, हमारी मम्मी या आपकी मम्मी मेरे भाई सब क्या करते थे, कुछ पैसा उसमें से बचा लेते थे और उसको आगे के लिए बचा के रखते थे। तो मोदी जी ने कहा नहीं, तुमको वो वहां नहीं रखना, तुमको मेरे पास रखना है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए खाता खुल पाया प्रधानमंत्री जनधन योजना, वहां पर क्या करोगे? 100 का नोट रखोगे, 200 के नोट रखोगे, ऐसा थोड़ी किलकारियां गूंजेंगी 10 का नोट पैदा होगा, ओए 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 देखो 10 रुपए का नोट पैदा हुआ है, 500 के 2 नोट रख दिए, और देखो मेरे भाई छोटू 500 आ गए, छोटू 500, ऐसा तो होगा नहीं। 500 का नोट रखोगे 500 का नोट बना रहेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं यहां रखो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ब्याज तो मिलेगी ना, वहां तो कुछ नहीं मिल रहा। तो मोदी जी ने यहाँ पर खाता खुलवाया प्रधानमंत्री जनधन योजना, ओके, वित्तीय समावेशन के लिए, और इसमें बचत खाता खुला जिसमें कि लोगों ने अपना पैसा रखना शुरू कर दिया। ओके, ये अभी निर्मला सीतारमण जी की तरफ से स्टेटमेंट आया है।
जो ये जनधन योजना है इसको अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था, यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज हर एक अनबैंक्ड हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने के लिए, और इसको मेरे भाई अनंत काल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। ओके, ये 2018 तक के लिए थी, फिर इसको आगे अनंत काल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ओके डन बेटा, ऑल क्लियर। हमारे नहीं रखते हैं, देखो ऐसा है कि नहीं रखते होंगे एक अलग बात है, लेकिन किचन में नहीं रखते होंगे, कहीं और रखते होंगे। ठीक है, मम्मी से पूछना, मम्मी बता तुम्हारी सेविंग्स कहाँ है। एक तो कोविड के टाइम पे निकल के आई थी, कोविड के टाइम पे आई थी नहीं, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे निकल के आई थी, या वैसा निकल के आएंगी मेरे भाई, पूछना तुम लोग। ठीक है, मम्मी से बोलो मम्मी आज पैसे की जरूरत है, मम्मी व्यवस्था कर देंगी मेरे भाई। मम्मी कहेंगे बेटा है नहीं है, शाम तक तुम आओगे, ले बेटा कहाँ से मम्मी, बस बेटा पूछ मत, रख ले, जा ले आके किताब, जाके तू जा 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 जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो माँ सबसे बेहतर मेरे भाई, सबसे बेस्ट माँ। ठीक है, कहीं अगर नहीं कोई समाधान ढूंढने को मिले तो मम्मी पापा है मेरे भाई, वो समाधान आपको दे देंगे। अल्कराज की बात करते हैं, ये इसने ना पहला इंडोर टाइटल जीता है। अब जब इस न्यूज को मैं पढ़ रहा था तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग लाइन मेरे को मिली, इसमें लिखी हुई थी ये वाला कि ही बिकम द फर्स्ट स्पेनिश चैंपियन, ही इज फ्रॉम स्पेन, इन द टूर्नामेंट इन 52 ईयर हिस्ट्री। मतलब 52 सालों के इस टूर्नामेंट के इतिहास में ये फर्स्ट स्पेनिश है जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है मेरे भाई। ओके, तो यहां पर लिखा है कार्लोस अल्काराज, इन्होंने सिक्योर किया है पहला इंडोर टाइटल बाय बीटिंग एलेक्स डे मिनोर, ओके, इन द फाइनल ऑफ द रोटरडम ओपन इन रोटरडम। तो रोटरडम में जो रोटरडम ओपन रहा है वहां पर फाइनल में एलेक्स डे को हराकर इन्होंने फर्स्ट इंडोर टाइटल अपने नाम के, इनका नाम है कार्लोस अल्काराज। ओके डन मेरे भाई, है कि नहीं गजब न्यूज, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखो है क्या कि चैरिटी का काम बड़ा जरूरी है, ये आईसीसी भी कहने लगा है। अब आईसीसी कह रहा है कि अगर आपके कुछ दान देने से किसी का जीवन बच जाता है तो जीवन बचाना बड़ा जरूरी है। एक डोनेशन से कितने जीवन बच सकते हैं। तो यहां पर इंडिया और इंग्लैंड अभी ओडीआई सीरीज चल रही है, और ओडीआई सीरीज का तीसरा जो ओडीआई है मेरे भाई, थर्ड वनडे इंटरनेशनल जो है वो आपका 12 तारीख को खेला जाएगा, यानी कल खेला जाएगा। उस दौरान आईसीसी एक डोनेट ऑर्गन सेव लाइव करके कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है, एक इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम है डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव। ओके, तो आईसीसी चीफ अजय शाह इन्होंने अनाउंस किया है इनिशिएटिव डोनेट ऑर्गन सेव लाइव, इसको लॉन्च किया जाएगा। थर्ड एंड फाइनल जो मैच रहेगा ओडीआई सीरीज का अहमदाबाद में, उस दौरान इसको लॉन्च किया जाएगा। आपके लिए बस इतना याद रखना है, इस तरीके का एक इनिशिएटिव आ रहा है। ओके डन, नेक्स्ट यार, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 49% हिस्सेदारी खरीदी है एक लंदन बेस्ड ओवल इनविंसिबल क्रिकेट टीम में। अब आईपीएल में आप देखते होंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आरसीबी सबकी फेवरेट मेरे भाई, मेरी भी फेवरेट। ओके, उसके अलावा मुंबई इंडियंस मेरे दोस्त, ऐसी आपको और भी टीम देखने को मिलती हैं। ओके, सीएसके, 3 टीम सबकी फेवरेट है मेरे भाई, सीएसके, आरसीबी और मुंबई इंडियंस। अब वैसे ही एक और लीग है जो कि यूके में हो रही है, जो कि ब्रिटेन में हो रही है, इस लीग का नाम है द 100। ओके, क्या नाम है बेटा, द 100। अब इस लीग में जो टीम है उनमें 49% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने खरीद ली है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो मुंबई इंडियंस है, उस मुंबई इंडियंस की एक सब्सिडरी है राइज वर्ल्ड वाइड। ओके, राइज वर्ल्ड वाइड, इसने अभी 49% हिस्सेदारी खरीदी है ओवल इनविंसिबल में, लंदन बेस्ड है ये ओवल इनविंसिबल, इसमें एक फ्रेंचाइजी है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द 100 में। बात समझ में आ रही बेटा, डन। आरसीबी देखो, आरसीबी के लिए दिल आ गए, आरसीबी मतलब फेवरेट मेरे भाई। सीएसके सबको वो 2 मिनट चाहिए, कब धोनी उतर कर आता है मेरे भाई और 2 छक्के लगाए, पूरा आईपीएल मैच नहीं देखना, बस वो धोनी की बैटिंग देखनी है। नेक्स्ट, रिलायंस ने अभी ना एक स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च करी है। देखो न्यूज़पेपर वाले कैसे ब्लंडर करते हैं, ठीक है। तो मैं जब सुबह न्यूज बना रहा तो मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा, क्या पता मेरे को लपेट ले, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में क्या था, जब इस न्यूज को मैं बना रहा था ना तो सुबह सुबह देखा मैंने न्यूज़पेपर पे उसकी जो फोटो लगी थी मुथैया मुरलीधरन की, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन की मेरे भाई, तो वो इनकी फोटो ना लगते हुए कोरियोग्राफर है उनकी फोटो लगी थी। मैंने कहा गजब यार, ये तो मुझे तो पता है मेरे भाई ये कौन है। अब वो कोरियोग्राफर की फोटो इसलिए लगी थी क्योंकि वो रिसेंटली अभी न्यूज में रहते, वो नहीं है, वो सुनते रहो बात है ना, वो वाला गाना है नहीं मेरे भाई, ठीक है।
तो वो जो उस वाले सॉन्ग पे एक डांस किया गया था, लाइक कोरियोग्राफर ने डांस परफॉर्म किया था, वो काफी वायरल हुए थे। तो उनकी फोटो न्यूज़पेपर ने वालों ने लगा रखी थी। मैंने गजब, मैंने कहा मुथैया मुरलीधरन जैसे वो लगते वो है नहीं है। आप सोचो, जब वो गलतियां कर सकते तो हम तो मेरे दोस्त इंसान है, क्यों नहीं कर सकते। मुद्दे की बात पे आते हैं। रिलायंस ने भी स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च करी है मुथैया मुरलीधरन साहब के साथ। ओके, ग्रेट स्पिनर मेरे भाई। ओके, नाम ही इसका यहां पर इन्होंने स्पिनर रखा है। तो एफएमसीजी आर्म में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड रिलायंस की, और ये अभी स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में आ गया है। स्पिनर ब्रांड इन्होंने लॉन्च करी है, जिसको श्रीलंकन क्रिकेट आइकन मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर क्रिएट किया गया है। ओके, डन। नेक्स्ट, रिलायंस ने ना दोस्त कैंपा कोला, हमें पता ही है स्पिनर के प्राइस 10 रुपए रखे हैं, मार्केट तोड़ने के लिए ना 10 रुपए प्राइस रखे हैं। आरसीपीएल ने इससे पहले एक रस किक कर ग्लूको एनर्जी भी लॉन्च की थी, जो कि उनकी एनर्जी ड्रिंक है। तो ये अलग अलग सेगमेंट में एंट्री ले रहे हैं। यहां पर ये एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में आ गए, अब ये यहां पर मेरे भाई स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में भी आ गए हैं, इस मुथैया मुरलीधरन साहब के साथ मिलकर, इस स्पिनर ब्रांड के साथ। ओके, तो याद रखना। पढ़ने में ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या न्यूज एग्जाम में आ सकती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिलायंस जो कर रही है सब पढ़ो मेरे भाई। ओके, ओएनजीसी ने बीपी के साथ समझौता किया है। बीपी के साथ रिलायंस के भी समझौते काफी हैं। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों ने ये समझौता किया है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेडिंग कोलैबोरेशन किया है। तो सिंपल सा समझौता, और पर्पस याद रखना है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस ने बीपी के साथ, जो कि एक ग्लोबल ऑयल मेजर है, उसके साथ समझौता किया है। ठीक है, इन एक्सप्लोरेशन, इन प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, अदर एनर्जी वेक्टर्स, अन्वेषण उत्पादन, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए वैश्विक तेल कंपनी बीपी के साथ ही साझेदारी की है। तो ओएनजीसी और बीपी के बीच में एक साझेदारी हुई है, इस बात को याद रखना है। ओके, ये एक महीने के भीतर ये समझौता देखने को मिला। अभी इससे पहले भी इन्होंने एक समझौता किया था। ओएनजीसी और बीपी के बीच में समझौता ऐसे हुआ था कि बीपी को इन्होंने अपना टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर बनाया है। ये जो मुंबई हाई ऑयल गैस फील्ड है इनका, इस गैस फील्ड के लिए यहां पर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर बनाया ओएनजीसी ने बीपी को, और उसके बाद आपको यह समझौता देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से दो न्यूज आपकी यहां पर कवर हो गई। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने एक नया एचएस कोड इंट्रोड्यूस किया है। अभी एचएस कोड क्यों इंट्रोड्यूस किया, एचएस का मतलब क्या है यहां पर? ठीक है, जीआई टैग प्रोडक्ट होते हैं, उनके एक्सपोर्ट को और सरकार बढ़ाना चाहती है। ठीक है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो टैग प्रोडक्ट होते हैं। तो इंडिया इंट्रोड्यूसेस एचएस कोड टू अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस वैरायटी। अभी आप देखेंगे ये जो राइस वैरायटी की बात की जा रही है, यहां तो नहीं दिख रहा, यहां पढ़ो, जो ये राइस वैरायटी दिख रही है, जो जीआई टैग राइस वैरायटी है, जीआई टैग रिकॉग्नाइज्ड राइस वैराइटीज है, उनके एक्सपोर्ट को अलाउ करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एचएस कोड यहां पर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। एचएस में, एचएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम मेरे भाई। ओके, हार्मोनाइज्ड सिस्टम। तो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी है, वो एक अमेंडमेंट के साथ आई हैं। कस्टम टैरिफ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव किए गए हैं। किस चीज के लिए ये बदलाव किए गए हैं? जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिकॉग्नाइज राइस है, उनके एक्सपोर्ट्स के लिए एक एचएस कोड प्रोवाइड किया जाएगा, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्रोवाइड किया जाएगा। ये पहली दफा है विश्व में कि एचएस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस के लिए। ओके, राइस के लिए, वो भी कौन से? जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस के लिए पहली दफा एचएस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके बेटा, गजब न्यूज। सर इतनी न्यूज एक साथ मत लाया करो। ओके, ठीक है बेटा, समझ गया। ठीक है, इधर आओ। तुम ना सुबह सुबह बेटा दूध पी के आया करो, ठीक है, या फिर पालक खा के आया करो। पॉपाय द सेलर मैन टू होता नहीं था मेरे भाई? थोड़ी एनर्जी आ जाए करेगी। इतना कैसे याद रखे सर, इतना कैसे याद रखे सर, इतना कैसे याद रखे, इतना कैसे याद रखे? पहले तो बिस्तर पे से उठो मेरे भाई, थोड़ी देर मेरे दोस्त गर्म पानी पियो, वॉक करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 5 मिनट वॉक करो मेरे भाई। ठीक है, और खुद से जाके आईने में कहो कि तू देख क्या करना चाहता है जीवन में, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कैसे बड़ा करना है? बस आराम से सो के, चदरा तान के, बैठ के, बिना कुछ करे सब कुछ हो जाएगा, है ना मेरे भाई? आओ नौकरी, आओ नौकरी आ गई है, आओ नौकरी से पैसे आओ, ऐसे ही बोलना मेरे भाई। साउथ की मूवी है ना मेरे भाई, वो ऐसे करके बुलाते तो वो आने लगता है। तुम भी ट्राई करो, क्या पता ऐसे आने लगे, अगर ये मेहनत करके काम नहीं हो रहा। ऐसे कैसे याद होगा? जब तुम्हारा जन्म हो रहा था इस दुनिया में, तब तुम आए थे, क्या मम्मी पापा ने ये सोचा था मेरे भाई? हमारा जन्म हो रहा था तभी अरे यार बच्चा कैसे पालेंगे, है बच्चा कैसे उसकी पढ़ाई के लिए करेंगे? उन्होंने भी तो प्रयास करे ना।
यहां तक तुम्हें मेरे दोस्त तैयार कर दिया है, अब इसके बाद आके तुम कह रहे हो ये कैसे होगा। उनको आके पूछो कितना मेरे दोस्त उनको दर्द होगा। अरे यार हमने तो इसको मोटिवेट करते हैं, हम इसको मेरे दोस्त सपोर्ट करते, ये कह रहा है कैसे होगा है। सुबह सुबह आओ नौकरी, आओ आ गई नौकरी, आ हा 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 हा, ओह प्री सिलेक्शन हो जाए, हा 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 हा, जीए आओ आ गया जीए पूरा मेरे भाई है। ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई, गजब चल रहा है, गजब आइडिया। अच्छा, अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बजट प्रपोजल, ये बजट प्रपोजल में ही अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो गया था 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट था मेरे भाई, ठीक है, 1 फरवरी को, जिसमें अंडर एचएस कोड 10063011 ओके एंड 10063091 ये अमेंडमेंट पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था बजट में ही, यहां पर ये प्रपोजल ले आए थे मेरे भाई। आई होप गाइज इतना क्लियर होगा। ओके नेक्स्ट, इंडियन पेटेंट ऑफिस ने जीआई टैग दिए हैं 20 राइस वेराइटीज को, ये सारी चीजें एडिशनल मुझे मिली थी तो ये एक बार तुम पढ़ सकते हो। ये जो वेराइटीज है इनको जीआई टैग मिला बिफोर 2020 ओके, मार्च 2020 से पहले। तो ये रहा ओवरऑल सेशन मेरे दोस्त, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, सारी चीजें क्लियर रही होंगी। ओके एक एक चीज यहां पर बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। ओके आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। ओके और थोड़ी धर्म कर्म की बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। आई होप सेशन आपको बढ़िया लग रहा हो, बस कोशिश ये करो कि देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि 7 बजे तक मैं आपके साथ जुड़ूं, और मैंने आज भी 7:04 तक 7:05 तक हम लोगों ने अपना सेशन शुरू कर दिया था। ओके आप भी कोशिश करो कि 7 बजे तक आप जुड़कर आ जाओ, बैठ जाओ। ओके डेली 3 बजे जुड़ो, टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज हो रहा है, उसको स्किप मत करो, डेली जुड़ो मेरे भाई। ओके जीए बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा टेस्ट ग्रुप में एसबीआई क्लर्क प्री के, एसबीआई पीओ प्री के टेस्ट ऐड कर दिए हैं। इसका प्राइस आज के लिए ड्रॉप है मेरे भाई। ओके Y168 कोड यूज करेंगे, कॉइन सेलेक्ट कर लेना, आपको ये 199 का पड़ेगा। इसमें आपको जीए के टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर 10-10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्री के, पीओ के और क्लर्क के ऐड कर दिए, तो जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो बैंक महापैक ले सकते हैं। अगर आप बैंक इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो बैंक महापैक प्लस है, बैंक इंश्योरेंस के लिए बैंक महापैक। अब आपको लगता नहीं सर मेरे को तो प्रिंटेड बुक भी चाहिए, देन गो विद बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स, ये बैंक महापैक का ही अपडेटेड वर्जन है, इसमें आपको 6-7 प्रिंटेड बुक और मिल जाती हैं। ओके ये सारी चीजें है। बाकी इसके अलावा अगर आपको सिर्फ लगता है कि नहीं मुझे तो जनरल अवेयरनेस ही स्ट्रॉन्ग करना है, जीए अपना बड़ा करना है मेरे भाई, और जीए मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है इतना कि बढ़िया नंबर ले आऊं, तो आपके पास वॉरियर प्रो बैच होना चाहिए। वॉरियर प्रो बैच में आपको फाउंडेशन बैच मिल रहा है सारथी के नाम से, इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, नाबार्ड एंड पीएसएल, इन्फ्लेशन, ये चैप्टर्स हो चुके हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स क्लास मिल रही है, आज 10 बजे इसकी क्लास रहेगी। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जो कि कल इसकी क्लास रही थी मेरे भाई। ओके टोटल 5 बैचेस मिलते हैं, मेंस स्पेशल बैच और स्टैटिक जी के बैच भी। सेम कोड आपको यूज करना है Y168 ओके 1562 का ये आपको बैच पड़ता है 12 महीने के लिए। आप Y168 कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा बेटा। ये सब बैंक महापैक इन सबका पार्ट भी आप अलग से भी ले सकते हैं, जीए के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और भी जितने बैचेस आएंगे सारथी 2, 3, 4 वो सब इसमें मिलते रहेंगे। ओके टेस्ट ग्रुप सारे लोग जितने भी एनरोल कर लीजिएगा। ओके तो दीपक भाई मेरे को व्हाट्सएप कर देना मेरे भाई लोकेशन वगैरह। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।